पाठ, नाम क्या है पाठ का? अमरकंटक से डिंडोरी। तो इस वाले पाठ में क्या है बच्चे? इस वाले पाठ में है लेखक कहाँ पे गया था? अमरकंटक की यात्रा पे गया था। कौन सी यात्रा पे गया था? अमरकंटक और डिंडोरी। तो इसने अपनी उस यात्रा वृत्तांत, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है बेटा? जब हम कोई यात्रा करते हैं, क्या करते हैं? जब हम कोई यात्रा करते हैं तो उसमें एक वृत्तांत यानी उसकी एक कहानी सी बन जाती है। पहले हम वहाँ गए, फिर मैंने वो देखा, फिर वहाँ गए, फिर हमने वो देखा, और फिर वहाँ पे गए, फिर काली मैया देखी है तो उसी तरह से यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा में किए गए अनुभव वो लिख देते हैं, वो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो अमरकंटक से डिंडोरी की जब यात्रा की इन्होंने, तब इन्हें क्या क्या अनुभव मिले, क्या क्या इन्हें देखने को मिला, वो सब इन्होंने इस पाठ में लिखा है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने क्या, किसका सौंदर्य? नर्मदा नदी का सौंदर्य। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का सौंदर्य के साथ साथ उसके तट के जनजीवन और उसके तट पर जो जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं कि अंतरंग झलक भी मिलती है। अब शुरू करते हैं आपका पाठ, शुरू करेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड, ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती हैं, और नर्मदा कुंड जहाँ से नर्मदा निकलती है। ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से यानी पहाड़ में से निकलकर उसकी गोद में आती है, मतलब उसके झरने में। ठीक है, उसका क्या बन जाता है? झरना बन जाता है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अब यहाँ से बता रहा है लेखक कि यहाँ से हुआ क्या क्या यात्रा। अब ध्यान से सुनेंगे आप पाठ, बहुत शानदार पाठ है यात्रा का। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे। उद्गम माने जहाँ से नदी निकलती है, उद्गम की ओर चलते थे। आज से संगम की ओर चलेंगे। किधर की ओर? संगम। संगम का मतलब होता है जहाँ पे कोई दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। कोई 2 घंटे में कपिल धारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मावासी वहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं। कौन सा? कबीर चौरा होते हुए कहाँ निकल जाते हैं? डिंडोरी को। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था, पर कपिल धारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ पे क्या आ गई इनके सामने? एक गहरी घाटी आ गई। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। तो देखो उन्होंने शानदार गांव की भाषा का प्रयोग किया है कि वहाँ पर पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। चुटिया का मतलब उसका नामो निशान नहीं था। बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार ना हुआ। चिरौरी करने पर, बहुत मनाने पर भी कोई तैयार ना हुआ। तो इसमें नए शब्द सीखेंगे हम। तो इसने क्या बताया? चिरौरी। क्या शब्द आया एक हमारे सामने? चिरौरी, तुम्हारे मनाना। और क्या है बेटा? ये कह रहे हैं कि चुटिया तक नहीं थी। तो ये तुम्हारी एक मुहावरा हो गया कि चुटिया न होना मतलब नामो निशान ना होना। इसमें एक मुहावरा आपको कौन सा मिल गया? मुहावरा मिल गया चुटिया न होना। और इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? अर्थ नामो निशान होना। नामो निशान ना होना, चुटिया न होना, नामो निशान ना होना। आगे पढ़ते हैं, देखो।
उल्टे डरा दिया, और उल्टे डरा और दिया उन्हें। क्या कहा कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं। गर्मी में बेटा कहा जाता है सांप और बिच्छू खा जाएंगे, वहां से जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से, चाहे जो हो। लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था जाएंगे तो जाएंगे किसके साथ, नर्मदा के साथ, वरना नहीं जाएंगे। आज पता है कौन सा दिवस है? आज विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा दिवस है बेटा आज? विश्व हिंदी दिवस। आप सब लोग याद कर लेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर। जो चाहे रक्षा करना माँ, ऐन कपिल धारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। ऐन माने अंत में, ऐन वो नहीं भैंस वाला जो सोचते हो तुम, ऐन हमारा ये क्या नाम है, निर्दोष। निर्दोष क्या सोच रहा होगा, भैंसिया और ऐन आएगा जामे तो काम करता है ना दूध का। चलो, तो ऐन का मतलब है एंड में, एंड माने अंत में। कपिल धारा के नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। थोड़ा आगे बढ़कर कहाँ पे उतर गए? नीचे उतर गए। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। प्रपात क्या होता है? तो ये भी देखो नया शब्द आपको मिला, प्रपात। प्रपात माने होता है झरना। क्या होता है बेटा? झरना। तो प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। किससे नीचे उतर गए अब? दूध धारा से। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से बढ़े। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। आते समय कितने घंटे में चढ़ गए थे बेटा? 2 घंटे में। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नदी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को है, मैदान आ गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नदी कब चौड़ी होती है? जब मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है? मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है? मैदान। हमारी खुशी का क्या कहना? हमारी खुशी का क्या कहना? अमरकंटक का नाम मेकल है, मेकल भी है। अमरकंटक का नाम क्या है? मेकल। तो यहाँ पर एक और शब्द आ गया आपका, कौन सा बेटा? अमरकंटक का नाम क्या है बेटा? मेकल। क्या नाम है अमरकंटक का बेटा? मेकल भी एक नाम है। आगे देखिए, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। नर्मदा का नाम क्या है? मेकल सुता। नर्मदा का नाम क्या है बेटा? मेकल सुता। अब इसमें सुता माने क्या होता है बेटा? पुत्री। सुता किसका पर्यायवाची है बेटा? पुत्री का। किसका पर्यायवाची है सुता? पुत्री का। तो यानी मेकल सुता यानी मेकल की पुत्री। आगे देखते हैं। इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिसाब से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोढ़ा पहुंचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती
है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है। कौन सा गांव है पास में बेटा? किरंगी गांव है। कौन सा गांव है? किरंगी गांव। किरंगी गांव है। वहां एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। फिर उनसे बात हुई लेखक से। लेखक कौन है बेटा इसके? अमृतलाल बेगड़। कौन है लेखक? अमृतलाल बेगड़। तो देखो आज लेखक नहीं लिखा हमने यहाँ पे, है ना? तो लेखक कौन है? सबसे ऊपर लिखेंगे अमृतलाल बेगड़। तो अमृतलाल बेगड़ को वो गुरुजी कह रहा है, गुरुजी कि हमारे गांव में क्या हो रहा है? अखंड कीर्तन हो रहा है, आप वहां अखंड कीर्तन में आइए और मेरे घर पर ही रुकिए। उसके घर पहुंचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था। किसका विवाह था? आम का। आम जानते हो? आम का पेड़। तो वहां 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता। ऐसा रिवाज है यहाँ। तो वहां पर कैसा रिवाज है कि जब तक आम, जैसे आम आ जाए किसी पेड़ पे, और जब तक आम उसके नहीं खा सकते, जब तक उस आम की शादी नहीं कर देते। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। किसकी बेल के साथ? चमेली की बेल के साथ। किसकी बेल के साथ बेटा? चमेली की बेल के साथ। किसका विवाह रचाया? आम का। तो देख लो कितनी अजीब रिवाजें हैं। आगे देखते हैं। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम सब रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। ये कह रहे हैं गांव के कठोर जीवन में, गांव के ऐसे जीवन में ऐसे अनुष्ठान, कैसे शादी विवाह, क्या घोलते हैं बेटा? रस घोलते हैं। गार का मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। कौन सा गांव था? गार का मट्टा में कहाँ पे रहे? गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भामरें पड़ रही थीं। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सभी दस्ती जो दे रहे थे। ये कह रहे हैं कि मैंने दुल्हन के हाथ में कितने रुपए रख दिए? 2 रुपए। तो तहलका मच गया, मतलब सब चिल्ला पड़े, अरे 2 रुपए रख दिए। जैसे आज के जमाने में किसी ने 2000 का नोट रख दिया हो। और सब क्या कर रहे थे? दस्ती रख रहे थे, यानी 10 पैसे रख रहे थे। कितने रख रहे थे? 10 पैसे। तो 100 रुपए और 2000 रुपए के बराबर हो गए ना। सब लोग दे रहे हो आप 100 रुपए, और हमारा अच्छित जाए और 2000 रुपए दे दे, तो तहलका मच जाएगा या नहीं मच जाएगा? ऐसे ही लेखक कह रहा है कि सब 10 रुपए दे रहे थे, 10 पैसे दे रहे थे, और मैंने 2 रुपए रख दिए, तो वहां पर क्या मच गया? तहलका मच गया। एक मजे की बात यह थी कि वह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। और भामरें कहाँ पे हो रही थी? लड़के के घर पे। और वैसे कहाँ होती हैं? तो मजे की बात थी। यहाँ 4 भावरें लड़के के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। 4 भावरें तो पड़ती हैं किसके घर? लड़की के घर पे। और 3 भावरें कहाँ पे पड़ती हैं? लड़के के घर पे। यहाँ से चलने पर नर्मदा का यह प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छांट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियां बनी हों। इसलिए इसका नाम कोठी घुरघरा, घुगर या घुघरा, यानी कोठी घुघरा। क्या नाम रख दिया बेटा? कोठी घुघरा। तो ये देखो नया शब्द मिला हमें एक, कोठी घुघरा। तो कोठी माने बेटा कोठी होती है,
यहाँ पे नर्मदा ने क्या कर दिया है बेटा, उसमें काट काट के 1-2 मीटर ऊंचा उसमें जगह जगह कोठियां सी बन गई हैं। और घोघरा माने क्या होता है बेटा, प्रपात। क्या होता है, प्रपात। और प्रपात माने क्या होता है बेटा, झरना। ये सब एक ही नाम है। कौन कौन से, घोघरा, प्रपात और झरना। ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया बीच में। आगे देखते हैं। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। श्रीहीन समझते हो, यानी लक्ष्मी के हीन, श्रीहीन। श्रीहीन का मतलब होता है जहां पे खेती ना हो। आगे, दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसीलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला था। कहाँ पे पहुंच गए अब, बंजर टोला पे। इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आके मिली है। तो आगे कहाँ पे पहुंचे बेटा, सिवनी संगम। कहाँ पे पहुंचे, सिवनी संगम। ये इसका मतलब होता है बेटा, सिवनी नदी का नर्मदा में आकर मिलना क्या कहलाता है, सिवनी संगम। तो कहाँ पे पहुंच गए बेटा, सिवनी संगम पे पहुंच गए। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया। तो यहाँ 4 दिन रह गए। कितने दिन रहे बेटा, 4 दिन। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थीं। अद्भुत आकर्षण है मां नर्मदा में। वैशाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कामर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कम से कम 15 के आगे 1 0 लगा दो, इतने बाराती रहते हैं 150। और 10 के भी आगे 1 0 लगा दो, इतने भी रहते होंगे कहीं कहीं 100। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। पास का कौन सा बाजार लगता है बेटा, गोरखपुर। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं उसके कंधे पर। और उसके साथ में कौन रहता है बेटा, एक तोता रहता है। पिंजड़े में नहीं रहता, हाँ कंधे पर रहता है। किसके, तोताराम के। तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, तोताराम रख देते हैं। जैसे गांव में क्या करते हैं, कोई कैसे भी काम करने लग जाए, जैसे किसी के पैर में लग जाए तो उसका नाम क्या रख देंगे, लंगड़ा। किसी के हाथ में लग जाए तो क्या रख देंगे, लूला। और कोई सुनता नहीं हो, कम सुनता हो या अनसुनी कर देता तो क्या नाम रख देंगे, बेरा। ऐसे ही तोताराम का नाम तोताराम क्यों रख दिया, हाँ क्योंकि वो कंधे पर क्या रखता था बेटा, तोता रखता था। लेकिन उड़ नहीं पाता, लेकिन वो तोता उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे, बहुत प्यार करता है। अकेला जीव, न घर का न घाट का, न घर का न घाट का। देखो एक और मुहावरा इसमें प्रयुक्त हो गया, न घर का न घाट का। इसका मतलब है कहीं का न होना, समझ रहे हो। न घर न घाट, न कोई आगे पीछे। देखो एक और मुहावरा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो 3 मुहावरे अब तक हो गए इस पाठ में हमारे क्लियर। तो मुहावरे तुम्हें अलग से याद करने की कोई जरूरत, इसी पाठ में ही होती है तुम्हारी सब चीज। नए शब्द, संधि, समास, सब चीजें तुम्हारी पूरी व्याकरण किसमें मिल जाएगी बेटा, पाठ में मिल जाएगी। कहाँ पे कैसे कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, कहाँ पे विराम प्रयोग होगा, कहाँ पे अल्प विराम प्रयोग होगा, कहीं पर विस्मयादिबोधक प्रयोग होगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होगा। सब चिन्ह तुम्हें किसमें मिल जाएंगे, तुम्हारे पाठ में। अलग से व्याकरण का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पर तुम क्या करते हो कि पहले करवा दो लिखाई और फिर करेंगे याद। ऐसा नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, साथ के साथ याद होता जाता है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि पहले मैं पढ़ा दूंगा, फिर प्रश्न उत्तर करवाऊंगा तुम्हारे, फिर याद करवाऊंगा। साथ के साथ प्रश्न उत्तर मिलते जाते हैं।
मिलते जाते हैं कि नहीं मिलते जाते, बताइए। आगे, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते तो तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? थोड़े बहुत पैसे उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कहाँ चला जाता है वो? तीर्थ करने चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गांव के लोग होते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कमा ले जाते हैं, फिर खा पी लेते हैं, फिर मस्त मजे में ले लेते हैं, खत्म हो जाता है पैसा, फिर दिल्ली चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही तोताराम का हाल था। थोड़े बहुत पैसे हो जाते, कहाँ चला जाता? तीर्थ घूमने चला जाता, कभी कहीं कभी कहीं देश में। तो मैंने एक दिन पूछा, यानी लेखक ने, मैंने नहीं, लेखक ने पूछा। कौन है लेखक? हाँ, अमृतलाल बेगड़ ने पूछा। क्या पूछा अमृतलाल जी ने? कि ये बताओ तोताराम, तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई। तोताराम बेचारा दुखी हो गया, शादी का नाम सुनते उसने कहा मर गए, ये क्या पूछ लिया तुमने? तो उसने कहा कि अरे भाई साहब, सगाई तो 3 बार हुई, फिर लेकिन शादी 1 बार भी नहीं हुई। किसी ना किसी कारण से सगाई टूट जाती है। तो उसने बता दिया कि क्या, सगाई तो मेरी 3 बार हो गई। सगाई क्या होती है? अंगूठी बंगूठी पहनाते हैं, शादी से पहले एक रस्म होती है अंगूठी पहनाने की, तो उसे बोलते हैं सगाई। गोद भराई बोल देते हैं कई जगहों पर, वो तो आप सब जानते ही होंगे, आपके यहाँ तो गोद भराई होती है कि नहीं? ऐसे ही उसे ही सगाई मान लो, एक तरह की वही सगाई है, उसी में अंगूठी बंगूठी दे देते हैं। तो 3 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की कथा सुनकर मन उदास हो गया। तो लेखक भी बेचारा उदास हो गया, बताया यार इस पर क्या गुजरी है। लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है, तोते में मन लगाया है। अब उसने अपना मन मना लिया, अब शादी नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है? वो तोते में मन लगा रहा है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता, रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थरकुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाट में बहुत सी चट्टानें थीं, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। पौ फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा। कौन से गांव में बेटा? लिखनी गांव में। मांगा तो उसने कहा आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलराती है, बिल्कुल वही भाव। उसके नेह को टाल नहीं सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी, लो खा लो बेटा। कैसी तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मजिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा। फिर लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है, उन्होंने बताया है। लक्ष्मण मड़वा में कौन रहती है? एक बेटा साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके आता हूँ, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, इसका दुख ना करना। तो उन्होंने साध्वी ने कहा कि कोई बात नहीं, बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो भी मीठा ही लगता है, तो दुख किस बात का? चाहे परिक्रमा पूरी एक बार में कर लो, चाहे थोड़ी थोड़ी कर लो, कोई परेशानी नहीं है। दोपहर को डिंडोरी पहुंचे। डिंडोरी बड़ा कस्बा है, यहाँ नर्मदा पार करके वाले ग्रामीणों का क्रम आबाद गति से चलता रहता है। सिर पर गठरिया, कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां। वो कह रहे हैं पुरुष कैसे होते हैं? सिर पर बोझ लिए और कांवर लिए, और जो स्त्रियां होती हैं वो सिर पर बोझ लिए और क्या किए? पीछे बच्चे को बांध लेती हैं। पहले नर्मदा मैया की जय, पहले क्या बोलते हैं? नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सधे हुए पांव से
या एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इनमें। यह दृश्य मुझे मग्न रखता है। 3 दिन तक यहीं देखते रहे, फिर आ गए अमरकंटक से डिंडोरी तक की। यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। फिर कहाँ पे पहुँच गए ये? डिंडोरी पहुँच गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी। ये लेखक कह रहे हैं कि सबसे कठिन यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली। अमृतलाल बेगड़। ये किसने लिखा है बेटा पाठ? अमृतलाल बेगड़। श्रीहीन का मतलब लिख लो। इसका मतलब होता है शोभा रहित, यानी ऐसी जगह जहां पर खेती ना हो, फसलें ना हो। अब बात करते हैं जीवन परिचय पे। किस पे बात करते हैं बेटा? जीवन परिचय पे। किसके जीवन परिचय पे बेटा? हाँ, जीवन परिचय किसका? कौन है अमृतलाल बेगड़? किसके लेखक हैं? ये पाठ के लेखक हैं जो अमरकंटक से डिंडोरी है। अमृतलाल बेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर में हुआ था। तो ये कह रहे हैं जन्म कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1900, बिल्कुल सही, 3 अक्टूबर ईस्वी को। स्थान? हाँ सही बात, स्थान था जबलपुर। कहाँ पे पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। आगे कह रही है किताब, नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव के कारण वे नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर की अधिक की कठिन पद यात्रा कर चुके हैं। कितने किलोमीटर बेटा? 1800 किलोमीटर। लेखन के साथ कला में भी रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्हें वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला है? तो यहाँ लिख लेंगे सम्मान। सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2004 ईस्वी को। आगे, इनका निधन 6 जुलाई 2018 ईस्वी को हुआ। निधन कब हुआ बेटा? 6 देखो यहाँ सन नहीं लगाई है हमने, सन लगा लेंगे। सन 2018। इसी के साथ ये पाठ आपका क्या होता है? समाप्त होता है। और अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ।